कहानी की शुरुआत में हमें 1996 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़के को एक किताब के जैसा कुछ सामान मिलता है जिस पर जुमांजी लिखा हुआ था। अब लड़का उसे लेकर के फौरन अपने घर पर आता है और जब उसे ओपन करता है तो वो लड़के के किसी काम की नहीं थी, इसलिए वो साइड में रख देता है और वीडियो गेम को खेलने लगता है। अब रात हो जाने के बाद जब लड़का सो रहा था तो उसी किताब में से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। जब लड़का उस किताब को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक छोटी सी चीज मिलती है जिस पर जुमांजी लिखा हुआ था। वो लड़का जैसे ही उसे वीडियो गेम के ऊपर रखता है तो कमरे में तेज रोशनी होती है और उसी रोशनी के साथ वो लड़का गायब हो जाता है। खैर अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें स्पेंसर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त के होमवर्क को पूरा कर रहा था। होमवर्क पूरा हो जाने के बाद उसे ले जाकर के वो अपने दोस्त फ्रिज को दे देता है और वो जबरन स्पेंसर से अपना होमवर्क करवाता है। इसके बाद ये लोग अपने कॉलेज में चले जाते हैं। इसी कॉलेज में हमें एक बेथनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो चालू क्लास में अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। यह करते हुए टीचर उसे देख लेती है और उसे फोन बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो फोन को बंद नहीं करती है बल्कि टीचर से बहस करने लगती है। इसलिए टीचर उससे सजा के तौर पर प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज देते हैं। अब इसी कॉलेज में हमें जिम्नास्टिक रूम को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मार्था नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे जिम्नास्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टीचर उसे जिम्नास्टिक करने के लिए कहती है तो मार्था कहती है कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, थोड़ी देर प्रैक्टिस करके हम ओलंपिक नहीं जीत पाएंगे। वो टीचर की बात नहीं सुन रही थी, इसलिए उसे भी प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया जाता है। स्पेंसर और फ्रिज की एक टीचर इन दोनों को प्रिंसिपल के रूम में बुलाती है। स्पेंसर की कंप्लेन ये थे कि उसने फ्रिज की होमवर्क क्यों किया और फ्रिज से भी यही पूछा जा रहा था कि आखिर उसने अपना होमवर्क स्पेंसर से क्यों करवाया। इन चारों ने गलती की है, इसलिए प्रिंसिपल इन्हें सजा देने वाले हैं। प्रिंसिपल इन्हें सजा देने के लिए इन लोगों को एक कमरे में लेकर जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि इस कमरे को हम कंप्यूटर सेंटर बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस कमरे की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। तो अब तुम लोगों को इन सभी मैगजीन को सम करके साइड में रखना है और तुम लोग इस काम को जितने ही जल्दी करोगे उतने ही जल्दी घर जा पाओगे। खैर अब काम को करते वक्त फ्रिज को यहाँ पर एक बहुत ही पुराना वीडियो गेम दिखाई देता है। इस वीडियो गेम को आपने 1996 में देखा था मूवी के शुरुआत में, जिससे वो लड़का रात में गायब हो गया था। अब ये लोग उसे टीवी से कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वीडियो गेम स्टार्ट हो जाता है और उस वीडियो गेम का नाम था जुमांजी। सबसे पहले इन लोगों को कैरेक्टर चूज करना था। अब सभी लोग एक एक करके इस वीडियो गेम को खेलने के लिए सामने आते हैं और सभी लोग अपने अलग अलग एक एक कैरेक्टर को चूज कर लेते हैं और लास्ट में स्पेंसर एक क्लिक करके वीडियो गेम को स्टार्ट कर देता है। उसे स्टार्ट करने के बाद वीडियो गेम में से तेज रोशनी निकलने लगती है और उसी रोशनी के साथ ये लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। ये लोग बहुत डरे हुए थे कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। खैर अब ये लोग उस जुमांजी गेम के अंदर पहुंच चुके हैं और इन लोगों ने अपने अपने जिस कैरेक्टर को चूज किया था उसी कैरेक्टर में इस गेम के अंदर आए हैं। एक पल के लिए जब ये लोग एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान ही नहीं पा रहे थे, लेकिन स्पेंसर जो कि डॉक्टर ब्रेस्टोन बन चुका है वो इन लोगों को बताता है कि अब हम सभी लोग उस वीडियो गेम के अंदर हैं और हम लोगों ने अपने अपने जिस जिस कैरेक्टर को चूज किए थे उसी कैरेक्टर में हैं। ये सभी लोग अपने अपने हाथों पर देखते हैं तो इनके हाथों पर 3 लाइन बनी हुई थी, जिसका मतलब ये लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये क्या है। खैर जब बेथनी अपने आप को एक मोटा और इंसान के रूप में देखती है तो वो बहुत निराश हो जाती है। वो पानी के पास खड़ा हुआ था, तभी पीछे से एक हिप्पो आ करके उसे खड़े ही निगल जाता है। सभी लोग डर जाते हैं और सबको लगता है कि अब बेथनी मर चुका है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वापस से बेथनी ऊपर से नीचे गिरता है और वो सही सलामत बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन अब वो हिप्पो इन लोगों के पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद ये लोग डर करके भाग रहे थे और तभी इनके सामने एक इंसान कार लेकर के आता है जिसका नाम नाइजू था और वो इस गेम का नॉन प्लेयर कैरेक्टर था। वो सिर्फ उतना ही बोल रहा था जितना उसके अंदर सेट किया गया था। नाइजू कहता है कि तुम डॉक्टर ब्रेस्टोन हो, एक फेमस आर्कोलॉजिस्ट जिसके चर्चे पूरे जुमांजी शहर में फैले हुए हैं, लेकिन जुमांजी को एक श्राप लग चुका है और उसे आपकी जरूरत है। नाइजू के द्वारा दिए हुए लेटर को स्पेंसर पढ़ने लगता है। नाइजू कहता है कि मेरा लीडर जिसका नाम रसल है वो बहुत ही बुरा इंसान है। उसने हम लोगों के द्वारा कई सालों से जुमांजी में ड्रैगन मूर्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार कई सालों के बाद उसे वो मूर्ति मिल जाती है। दरअसल उस मूर्ति के ऊपर एक मणि थी जिसे वो हासिल करना चाहता था और आखिरकार वो उस मणि को हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से जुमांजी पर श्राप लग चुका है और वो पूरी तरीके से काला हो गया है। ऐसा माना जाता है कि वो ड्रैगन की मूर्ति जंगल के सभी जानवरों की हिफाजत करती थी, लेकिन अब जंगल के सभी जानवर रसल के कंट्रोल में आ गए थे। रात को जब रसल सो रहा था तो मैंने मौके का फायदा उठा करके उसके हाथों से वो मणि ले लिया और उस मणि को लेने के बाद मैं वहाँ से सही सलामत भाग निकला। अब मैं
इस कीमती मणि को आपको सौंप रहा हूँ। आपको अपने साथियों के साथ मिल करके वापस इस मणि को जैगुआर की मूर्ति में लगाना होगा, जिसके बाद जुमानजी शराब से मुक्त हो जाएगा और इस काम को सिर्फ आप अपने साथियों के साथ मिल करके कर सकते हो। अब नाइजू इन लोगों को यहीं पर छोड़ देता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को सबसे पहले बाजार में जा करके मिसिंग पीस को ढूंढना होगा। बाजार में जाने के लिए वो इन लोगों को नक्शा देता है और यहाँ से चला जाता है। जब नक्शे को स्पेंसर देखता है तो उसे पूरा साफ दिखाई देता है, लेकिन जब बेथनी नक्शे को देखती है तो उसे नक्शा दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने कार्टोलॉजिस्ट वाला कैरेक्टर को चूज किया था जिसको मैप देखने की एबिलिटी थी। अब स्पेंसर भी अपने शरीर का स्टेबिलिटी को देखने की कोशिश करता है। वो जैसे ही अपने छाती पर हाथ लगाता है तो उसके सारे स्टेबिलिटी दिखाई देने लगते हैं, मतलब कि इस गेम के अंदर उसकी क्या क्या ताकत है और क्या कमजोरी है सब कुछ दिखाई दे रहा था। और अपनी ताकत और कमजोरी को सभी लोग एक एक करके देखते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर एक रॉकेट से हमला होता है। हमला करने वाले रसल के लोग थे जो उस मणि को लेने के लिए आए थे। अब इन लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचा बचा करके यहाँ से भाग रहे थे और भागते हुए ये लोग पहाड़ के आखिरी सिरे पर पहुंच जाते हैं। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये सभी लोग एक एक करके नदी के अंदर कूद जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद मार्था कहती है कि उसके शरीर पर गोली लग गई है और यह कहने के कुछ समय बाद मार्था मारी जाती है और यह देख करके सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो वापस से नीचे टपक जाती है। अब यहाँ पर इन लोगों को समझ में आता है कि इनके हाथों पर जो निशान है वो इनका जीवन दान है, मतलब कि इस गेम के अंदर इन लोगों को 3 जीवन दान दिया गया है। 2 बार मरने के बाद अगर तीसरी बार मरेंगे तो ये हमेशा के लिए मर जाएंगे और इस गेम से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। इधर रसल के लोगों को जब मणि नहीं मिलती है तो रसल अपने लोगों पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि किसी भी तरीके से बस वो मणि मुझे चाहिए। यहाँ पर ये सभी लोग एक छोटे से पहाड़ को पार करके ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसी बीच स्पेंसर और फ्रिज के बीच में बहसबाजी हो जाती है और गुस्से में आकर के फ्रिज स्पेंसर को नीचे धक्का दे देता है। खैर कुछ समय बाद स्पेंसर जिंदा तो हो जाता है, लेकिन अब उसका एक जीवनदान समाप्त हो चुका है, इसीलिए वो गुस्से में आकर के फ्रिज को भी थोड़ा बहुत परेशान करने लगता है और उसे दोबारा ये सब करने से मना करता है, क्योंकि अगर ये लोग यही सब करते रहेंगे तो इस गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद हमें उस गाँव को दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों को जाना था और मिसिंग पीस को ढूंढना था। बेथनी एक दुकान पर रुक करके ब्रेड खाने लगती है, जिसके बाद फ्रिज भी उस ब्रेड को खाने लगता है, लेकिन दुकानदार बताता है कि ये ब्रेड नहीं बल्कि केक है। अब केक उसकी कमजोरी थी, इसलिए फ्रिज एक बार मारा जाता है। खैर अब वो दोबारा जिंदा तो हो जाता है, लेकिन अब उसका भी एक जीवनदान समाप्त हो चुका है। कुछ समय बाद स्पेंसर के पास एक लड़का आता है और वो स्पेंसर से कहता है कि जुमानजी को आपकी ही जरूरत थी। इसके बाद स्पेंसर उस मिसिंग पीस के बारे में इस लड़के से पूछता है, जिसके बाद वो लड़का इन लोगों को एक टोकरी के पास लेकर जाता है। जब स्पेंसर टोकरी को खोलता है तो उसमें से खतरनाक सांप निकल करके मार्था के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन स्पेंसर उस सांप को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। फ्रिज एक जूलॉजिस्ट है, इसलिए वो जानवरों के बारे में अच्छे से जानता है। वो सांप के दोनों दांतों को निकाल देता है और उसे छोड़ देता है। अब टोकरी के अंदर रखे उस पर्ची को ये लोग बाहर निकालते हैं तो इन लोगों को एक छोटी सी हाथी की मूर्ति दिखाई देती है और पर्ची पर लिखा हुआ था कि हाथी दिखे तो चढ़ाई शुरू कर दो। खैर कुछ ही समय बाद यहाँ पर रसल के लोग आ जाते हैं और स्पेंसर उन लोगों की खूब धुलाई करता है। कुछ समय बाद यहाँ पर रसल भी आ जाता है और वो स्पेंसर से कहता है कि मुझे वो मणि दे दो, तुम सभी लोगों की जान बच जाएगी। तभी यहीं पर एक इंसान आता है जो स्प्रे करके पूरा धुआं फैला देता है और वो इंसान स्पेंसर और उसके साथियों को यहाँ से भगा ले जाता है। वो इन लोगों को एक रास्ते से अंडरग्राउंड में लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से रसल का कोई भी आदमी इन्हें पकड़ नहीं पाता है। अब ये इंसान इन लोगों को दरवाजे से बाहर निकालता है। ये लोग जंगल में पहुँच जाते हैं। वो इंसान कहता है कि मेरा नाम एलेक्स है और मैं भी लगभग 1 महीने से इस गेम में फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा और जब मेरे पास एक जीवनदान बचा तो मैंने कोशिश करना भी बंद कर दिया। ये वही एलेक्स है जिसे आपने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो 1996 में एक वीडियो गेम के थ्रू रात में गायब हो गया था। इसके बाद ये लोग बताते हैं कि तुम 1 महीने से नहीं बल्कि 20 साल से यहाँ पर फंसे हुए हो और तुम्हारे बारे में चर्चे आज भी चारों तरफ होते हैं। आज भी सभी लोग यही सोचते हैं कि एलेक्स अचानक गायब कहाँ हो गया था, लेकिन अब ये सभी लोग मिल चुके हैं तो अब ये लोग इस गेम से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद एलेक्स इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के पास लेकर जाता है, जहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ रखी हुई है और उसी गाड़ियों की मदद से ये लोग ऊपर जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि वहाँ पर 2 इंसान उसकी रखवाली कर रहे थे, जिसके बाद मार्था जा करके इन दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और पीछे के रास्ते से ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुस जाने के बाद मार्था भी इन लोगों को डांसिंग फाइट के जरिए बहुत पीट देती है। इसके बाद अंदर जा करके ये लोग एक हेलीकॉप्टर को लेते हैं। तभी यहाँ पर भी रसल के बहुत
सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग हेलीकॉप्टर को लेकर के यहाँ से फुर्र हो जाते हैं। अब इसी बीच गलती से फ्रिज के हाथों से वो मणि नीचे गिर जाती है और जब फ्रिज इसके बारे में अपने लोगों को बताता है तो वो सभी लोग एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं और अब इन लोगों को वापस जा करके उस मणि को लेना होगा क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उस मणि के पास बहुत सारे हिप्पो आ गए थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे। स्पेंसर देखता है कि फ्रिज के पास अभी 2 जीवन दान है, जिसके बाद स्पेंसर फ्रिज को धक्का दे करके नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद सभी हिप्पो का ध्यान फ्रिज के ऊपर आ जाता है। सभी जानवर उसके पीछे जाते हैं और इधर स्पेंसर आ करके उस मणि को उठा लेता है, लेकिन इधर फ्रिज बेचारा हिप्पो के नीचे आ करके जान से मारा जाता है और जब उसे दोबारा जीवन दान मिलता है तो ये लोग उसे बचा लेते हैं। अब ये लोग घाटी को पार करने के बाद बीच जंगल में पहुंच गए थे और तभी यहीं पर एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है, जिसके बाद वो नीचे गिर करके अब धीरे धीरे मर रहा था क्योंकि मच्छर एलेक्स की एक कमजोरी थी। अब बेथनी स्पेंसर से पूछती है कि अपना एक जीवन दान दूसरों को कैसे देते हैं, जिसके बाद स्पेंसर उसे बताता है और बेथनी अपने एक जीवन दान को एलेक्स को देने लगती है और एक जीवन दान मिलने के बाद एलेक्स पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब आखिरकार ये लोग उस मैप के जरिए जैगुआर मूर्ति तक पहुंच जाते हैं। अब और आगे जाने के बाद इन लोगों को एक छोटी सी हाथी की मूर्ति बनी हुई दिखाई देती है। कागज पर लिखा हुआ था कि हाथी देखने के बाद चढ़ाई शुरू कर दो। अब मूर्ति को देखने के बाद स्पेंसर पेड़ों के ऊपर चढ़ाई शुरू तो कर देता है, लेकिन वो एक गिलहरी से डर करके नीचे गिर जाता है और तभी अचानक उसके पास जैगुआर जानवर आ जाता है जो उसे मार करके खा जाता है और इस तरीके से अब एक बार फिर से स्पेंसर मारा जाता है। वो दोबारा जिंदा तो हो जाता है, लेकिन अब उसके पास एक आखिरी जीवन दान है। उसके पास मणि तो थी, लेकिन वो मणि को ला करके फ्रिज को दे देता है और फ्रिज से कहता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब आखिरी जीवन दान बचा हुआ है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। तो फ्रिज कहता है कि हमें जिंदगी भी एक ही बार मिलती है और उसी एक जिंदगी में हमें कुछ बड़ा करके दिखाना होता है। फ्रिज की बातों को सुनने के बाद टीम मोटिवेट हो जाती है और वे सभी लोग मिल करके एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक ये सभी लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं ताकि ये लोग जैगुआर को भटका सके और स्पेंसर ऊपर जा सके। फ्रिज के पास एक बड़ी सी हाथी आ रही थी, लेकिन वो तो जूलॉजिस्ट है, इसलिए वो हाथी को कंट्रोल में कर लेता है। रसल बेथनी को पकड़ लिया था और उसके गले पर चाकू रख दिया था और वो स्पेंसर से कहता है कि मुझे वो मणि दे दो वरना मैं तुम्हारे दोस्त को जान से मार दूंगा। और सारे जानवर भी रसल के वश में थे। रसल उस मणि को मांग रहा था तो आखिरी में स्पेंसर कहता है कि मैं वो मणि नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो मणि मेरे पास है ही नहीं। और तभी उस मणि को लेकर के फ्रिज आता है जो हाथी पर सवार था। जैगुआर उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन हाथी उसे उठा करके फेंक देता है और इसी बीच गलती से फ्रिज के हाथों से वो मणि छूट जाती है और ऊपर जाकर के गिर जाती है। तो मार्था स्पेंसर से कहती है कि तुम ऊपर जैगुआर मूर्ति के पास जाओ और मैं तुम्हें मणि ला करके देती हूँ। जिसके बाद स्पेंसर गाड़ी को लेकर के ऊपर मूर्ति के पास जाने लगता है और इधर जब मार्था मणि लेने के लिए आती है तो उसके चारों तरफ सांप थे, लेकिन फिर भी मार्था किसी भी तरीके से उस मणि को ले लेती है और तभी उस मणि को लेने के लिए रसल भी यहाँ पर आ जाता है। सभी सांप रसल के वश में थे और वो मार्था के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्था कहती है कि मेरी कमजोरी जहर है और यह कहने के बाद वो एक सांप से कटवा लेती है, जिसकी वजह से फौरन मार्था मर जाती है और जिंदा होने के बाद वो ऊपर से दोबारा गिरने लगती है, लेकिन स्पेंसर उसे नीचे गिरने नहीं देता है। वो जा करके मार्था को पकड़ लेता है और ये दोनों सही सलामत उस जैगुआर मूर्ति के ऊपर आ जाते हैं। स्पेंसर मणि को लेने के बाद मूर्ति में रख देता है, लेकिन कुछ बदलाव नहीं होता है क्योंकि मणि को रखने के बाद स्पेंसर को जुमांजी बोलना था और वो जैसे ही चिल्ला करके जुमांजी बोलता है तो उस मणि का असर शुरू हो जाता है। उस मणि की वजह से रसल और उसकी टीम खत्म हो जाती है और चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है। जुमांजी पहले की तरह हो जाता है, वो शराब से अब मुक्त हो चुका था, यानी कि अब इन लोगों ने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और अब ये लोग अपने घर अपने दुनिया में जा सकते हैं। नाइजू इनके पास आता है और इन्हें वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए कहता है। ये सभी लोग एक एक करके नाइजू से हाथ मिलाते हैं और उसी के साथ ये सभी लोग वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अब वापस ये सभी लोग अपने आप को अपनी दुनिया में देख करके बहुत खुश थे। बेथनी को उसे अपना असली रूप मिल गया था, इसलिए वो तो और भी ज्यादा खुश थी। खैर जब इन लोगों को एलेक्स की याद आती है तो ये लोग उसके घर पर जाते हैं। ये वही घर है जिसे आपने मूवी के शुरुआत में देखा था और यहीं से एलेक्स गायब हुआ था। गेम की दुनिया से बाहर आने के बाद ये असली एलेक्स था। एलेक्स अपने दोस्तों से मिल करके बहुत खुश था और वो इन लोगों को पहचान भी लेता है। हालांकि बेथनी को उससे प्यार हो गया था, लेकिन एलेक्स कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और वो 2 बच्चों का बाप भी था। खैर अब अगले दिन से ये सभी लोग वापस अपने कॉलेज में जाते हैं, लेकिन तभी इन सभी लोगों को उस वीडियो गेम की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद ये लोग उस वीडियो गेम के पास जा करके उसे एकदम से तोड़ देते हैं और खुशी से अपने लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी
यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।